नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सेकेंड यूनिट के चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ख्याति होती क्या है, गुडविल क्या होती है। तो गुडविल जो है वो एक अमूर्त संपत्ति है। इसकी सहायता से व्यवसाय सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमा सकता है। तो ख्याति से तात्पर्य उस लाभ के वर्तमान मूल्य से है जिससे फ्यूचर में उसी तरह के बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा या एक्स्ट्रा कमाए जाने की संभावना है। यदि व्यवसाय कुछ असाधारण लाभ कमाता है तो निश्चित तौर पर वो ख्याति की वजह से ही संभव है। तो इसमें ख्याति है उसका मूल्यांकन करना है हमें इस चैप्टर में। उसकी अलग अलग विधियां हैं। तो पहले ये देखिए कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता जो सोल ट्रेड है या एकाकी व्यापार है उसके अंदर जब व्यापार का विक्रय किया जा रहा हो या जब अन्य किसी व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जा रहा हो उस समय हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा साझेदारी फर्म की दशा में जब साझेदारों के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें परिवर्तन करना हो या कोई नए पार्टनर को प्रवेश देना हो या कोई विद्यमान साझेदार निवृत्त या रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है या फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो या फिर फर्म अपना व्यवसाय किसी कंपनी को सेल कर रही हो या फिर जब एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ एकीकरण हो रहा हो। इसके अलावा इन केस ऑफ कंपनी जब कंपनी का व्यवसाय अन्य कंपनी को बेचा जाता है या जब एक कंपनी का एकीकरण दूसरी कंपनी के साथ होता है या जब कंपनी द्वारा ख्याति को पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया गया हो लेकिन फिर से उसे उचित मूल्य पर पुस्तकों में लाया जाना निश्चित किया गया हो या फिर कंपनी के व्यवसाय को गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में अधिग्रहित किया जा रहा हो। इन सब कारणों से हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो ख्याति के मूल्यांकन को करने के तरीके क्या हैं, कौन सी इसकी विधियां हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 विधियां हैं ख्याति को के वैल्यूएशन की, आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं। इनमें से पहली है वर्षों की क्रय विधि या इसे हम इंग्लिश में ईयर्स परचेज मेथड भी कहते हैं, ईयर्स परचेज मेथड। और दूसरा है पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड। और तीसरी है वार्षिक वृत्ति यानी कि एन्युटी विधि, एन्युटी मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले मेथड के बारे में, वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि, इसमें हम 2 तरह से ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं, वास्तविक औसत लाभों के आधार पर या फिर सुपर प्रॉफिट्स या अधिलाभों के आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं वास्तविक औसत लाभों की क्रय विधि। इस विधि से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए एक फार्मूला हमें अप्लाई करना होता है। फार्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू AAP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो AAP से यहाँ पर मतलब है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसकी गणना कैसे की जाती है अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्षों की संख्या कि कितने वर्षों की क्रय के बराबर माना जाएगा गुडविल को, ये संख्या प्रश्न में दी होती है। तो इसके बाद दूसरा है इसी पॉइंट में वर्षों की क्रय विधि में पहला था आपका AAP के आधार पर, दूसरा सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर या अधिलाभों की क्रय विधि। इसके अंदर बस फॉर्मूला सेम है, केवल जहां हमने AAP लिखा था उसकी जगह पे सुपर प्रॉफिट लिख देंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट गणना करने की विधि अभी आपको बताई जाएगी आगे। दूसरी विधि है कैपिटलाइजेशन मेथड या पूंजीकरण विधि। इसमें भी हम 2 तरह से ज्ञात करते हैं, वास्तविक औसत लाभ यानी कि AAP के आधार पर और दूसरा सुपर प्रॉफिट के आधार पर। पहला इनमें से आप वास्तविक औसत लाभ या AAP के आधार पर। ऐसी स्थिति में वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। देन माइनस की जाती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो NRR जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और AAP जो है वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। दूसरा अधिलाभों के आधार पर, अधिलाभों के आधार पर वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ऐसी स्थिति में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को नहीं घटाया जाता।
तीसरा मेथड है यहाँ पर हमारे पास वार्षिक वृद्धि विधि यानी कि एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड जो है केवल सुपर प्रॉफिट के आधार पर ही इसमें गुडविल निकाली जाती है। इसमें एएपी के आधार पर गुडविल की गणना नहीं की जाती। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य है उसको हम गुणा कर देंगे सुपर प्रॉफिट से, तो जो वैल्यू या जो अमाउंट आपके पास आएगी उसे हम वैल्यू गुडविल की वैल्यू मान लेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 क्या होती है? उदाहरण के तौर पर अभी हमारे पास 100 रुपये हैं और ब्याज की दर 10 रुपये वार्षिक है। तो इस तरह से 1 साल बाद हमें 10% ब्याज के हिसाब से 100 पर 110 रुपये प्राप्त होंगे। 2 साल बाद 121, यानी कि 1 साल बाद के 110 रुपये आज यानी वर्तमान के 100 रुपये के बराबर हैं और 2 वर्ष के बाद प्राप्त 121 रुपये आज के 100 रुपये के बराबर है। तो यही प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो ये आपके पास 3 मेथड्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इन तीनों मेथड्स में हमने 2 मेथड में ऊपर के एएपी शब्द का इस्तेमाल किया है और सुपर प्रॉफिट, तीसरे मेथड में तो केवल सुपर प्रॉफिट था। तो तीनों ही मेथड में हमने सुपर प्रॉफिट्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल किया है। तो इनकी गणना कैसे की जाएगी? देखिए, सबसे पहले एएपी या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना। इसके लिए पहले हमें टैक्स से पहले के एवरेज प्रॉफिट को ले लेना है। उसमें हमको ऐड करना है एक्सपेंसेस दैट विल नॉट अकर इन फ्यूचर, ऐसे खर्चे जो भविष्य में नहीं होंगे। फिर 2 नंबर पे ऐड करना है इनकम एंड प्रॉफिट दैट विल अराइज इन फ्यूचर, ऐसी कोई इनकम या लाभ जो कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं। तीसरा, सेविंग इन डेप्रिसिएशन ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यदि रिवैल्यूएशन के कारण किसी संपत्ति के मूल्य में गिरावट हुई है तो ऐसी स्थिति में जो डेप्रिसिएशन है उसमें कमी आएगी, तो उसको हम सेविंग इन डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं, उसे भी हमको ऐड करना है। ऐसा करके लेस क्या क्या करना है? एक्सपेंसेस दैट विल इनकर इन फ्यूचर, ऐसे खर्चे जो भविष्य में उत्पन्न होंगे। इसके अलावा लेस करना है इनकम एंड प्रॉफिट दैट विल नॉट अराइज इन फ्यूचर, ऐसी इनकम और ऐसे प्रॉफिट जो भविष्य में उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा होने से हमारे लाभ कम हो जाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे या लाभ हमारे इनकम्स हमारी कम होंगी, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो लाभों पर क्या रहेगा कि लाभ हमारे कम हो जाएंगे। देन फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑनर, पारिश्रमिक जो है उचित पारिश्रमिक व्यवसाय के स्वामी का घटाया जाता है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, यदि कोई गैर व्यापारिक विनियोग है उनसे कोई इनकम हुई है तो उसको घटाया जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, यदि रिवैल्यूएशन के कारण एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को हमें घटाना है। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन फ्यूचर, यदि दे रखा है तो उसे घटाइए। प्रोविजन फॉर टैक्स एट करंट रेट, उसे भी घटाइए। तो ये सारी वैल्यूज़ घटाने वाली जो है इनको इनर कॉलम में लिख करके इनका जोड़ बाहर निकाल देंगे और इसको हम लेस कर देंगे, तो जो हमारे पास आएगा वो होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट की गणना करनी होती है। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ऐसा करने से हमें सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। इसके बाद हमें ज्ञात करना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट जो होता है वो पहले स्टेप में जो हमने एएपी निकाला है उसमें से जो दूसरे स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है उसको घटाने पे, यानी एएपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अधिलाभ। देन क्लोजिंग या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है? इसके लिए हमको सन्ड्री एसेट्स जो है वो ले लेनी है, फिक्स्ड एसेट्स को रिलाइजेबल वैल्यू पे, करंट एसेट्स को आफ्टर प्रोविजन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रिलाइजेबल वैल्यू पर, इन सबको जोड़कर इसमें से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ घटा देनी है, डिबेंचर एक्सेट्रा। देन करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं इसमें प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को छोड़कर बाकी करंट लाइबिलिटीज़ आपको घटा देनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसी स्थिति में लिया जाएगा जबकि एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू ना दे रखी हो। यदि रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी हो तो फिर यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को नहीं घटाएंगे। तो इसके अलावा घटाया जाता है फंड फॉर फ्यूचर लाइबिलिटीज़ जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एक्सेट्रा। तो इन सबको घटाकर जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग यानी अंतिम कैपिटल एम्प्लॉयड, अंतिम विनियोजित पूंजी। इसमें से यदि हम चालू वर्ष के लाभों का आधा
यानी हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट घटा दें तो जो वैल्यू आती है दैट इज़ कॉल्ड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब कुछ एक स्पष्टीकरण में चीज़ें लिखी हैं नीचे मैंने। यदि डेप्रिसिएशन की दर संपत्तियों पर ना दे रखी हो तो हम बिल्डिंग पर 10% प्रतिवर्ष, प्लांट एंड मशीनरी पर 15% प्रतिवर्ष, मोटर व्हीकल्स पर भी 15% प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन लगाते हैं और लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। दूसरा, सूचना के अभाव में प्रश्न में हम औसत विनियोजित पूंजी का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि प्रश्न में ऐसा कहा गया हो कि चालू वर्ष के लाभ तुरंत व्यापार से आहरित कर लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के स्थान पर हम अंतिम विनियोजित पूंजी या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट में करंट ईयर के प्रॉफिट से हमारा क्या आशय है? करंट ईयर के प्रॉफिट से हमारा आशय ऐसे लाभों से है जिसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक और करंट एसेट्स के मूल्यों में कमी या वृद्धि का समायोजन, या फिर करंट लायबिलिटीज़ के मूल्यों में कमी या वृद्धि का समायोजन करने के जो बाद शेष बचते हैं लाभ, उनसे है। इस समायोजन में हम जो टैक्स है उसकी पुरानी रेट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक जो था इन्फॉर्मेशन ये आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। इसी पर आधारित हमारे सभी प्रश्न होंगे, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।